जय जोहार साथियों, मैं ट्राइबल कनेक्शन की टीम से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 5वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे कि 5वीं अनुसूची की घोषणा क्यों की गई, 5वीं अनुसूची है क्या एक्चुअली और किसके लिए घोषित की गई। दरअसल जब हम बात करें 5वीं अनुसूची की, तो 5वीं अनुसूची भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत अनुसूचित क्षेत्र बनाए गए हैं, उसके लिए घोषित किए गए हैं। आर्टिकल 244(1) के पैरा 6(1) के तहत भारत का राष्ट्रपति किसी भी ऐसे क्षेत्र को अपने आदेश के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। राज्य के संबंध में 5वीं अनुसूचित एरिया या अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में क्या है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति है वो अपने उस राज्यपाल से विचार विमर्श करके उस राज्य में जो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है उसको ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद क्षेत्र को घटाया बढ़ाया जा सकता है। अनुसूची के 244(1) के पैरा 6(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि सीधे तौर पर ये कहा जाए तो अनुसूचित क्षेत्र का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति कर सकता है, चाहे उस एरिया में बढ़ोतरी करनी हो या चाहे उस एरिया में कटौती करनी हो। राज्य के संबंध में राज्यपाल अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि कितने एरिया को बढ़ाना है या घटाना है। वर्तमान में भारत के 10 राज्य अनुसूचित क्षेत्र के तहत आते हैं। उन 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर रखा है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, ये 10 राज्य है जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर रखे हैं। अनुसूचित क्षेत्र का निर्धारण कैसे किया जाता है, उनके क्या मापदंड है, हम लोग उसके बारे में आए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के जो आवश्यक मापदंड होते हैं वो ये है, यानी कि 5वीं अनुसूची के अंदर जो प्रावधान दे रखा है उसके अंदर ये है कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो शर्तें हैं वो आवश्यक शर्तें ये होनी चाहिए, ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरा ये कि वहाँ पर जो एरिया भी महत्वपूर्ण है, वहाँ पर जो ऑफिसेस, ब्लॉक्स और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वो है। तीसरा जो अदर पड़ोसी जो एरियाज़ है उन एरियाज़ के मुकाबले वो एरिया जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाना है उसका आर्थिक रूप से पिछड़ापन होना, ये जो है वो एक मेजर फैक्टर्स है जिसके आधार पर तय किया जाता है कि इसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाना है या नहीं किया। वैसे ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है कि अनुसूचित क्षेत्र से घोषित किया जाना है या नहीं किया जाना है, ये संविधान में या 5वीं अनुसूची में कहीं, लेकिन ये जो भी कई सारे जो आदेश निकले हैं विगत 1950 से लगा करके अब तक, उन आदेशों में जो उस नोटिफिकेशंस में इसका इन्हीं मापदंडों को आधार मान करके उस अनुसूचित क्षेत्र का निर्धारण किया जाता आ रहा है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स ये भी आता है कि अनुसूचित क्षेत्र को खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल, अनुसूचित क्षेत्र को खत्म किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। ये जो हमने बताए थे जो फैक्ट्स, उन फैक्ट्स पर वो अगर एरिया पूरा अपना प्रॉपर नहीं आ रहा है तो राष्ट्रपति किसी भी वक्त एक आदेश निकाल करके उस एरिया को अनुसूचित क्षेत्र से समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। क्या अनुसूचित क्षेत्र किसी एक जाति या समुदाय विशेष के लिए घोषित कर रखा है या एक कॉमन रूप से सब्जेक्ट? इस सवाल का उत्तर बड़ा सिंपल है दोस्तों, कि अगर अनुसूचित क्षेत्र का निर्धारण अगर कॉमन तरीके से किया जाता तो भारत के सभी राज्यों में 5वीं अनुसूची होती, लेकिन ये एक जो नाम बताए थे, ये जो स्टेट्स है, इन स्टेट्स में 5वीं अनुसूची की घोषणा इसलिए की गई क्योंकि इन एरियाज़ में ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा थी और उनका जो फिज़िकल स्ट्रक्चर था, उनका जो जो भौगोलिक परिस्थिति जो आकार था वो भी डिफरेंट था नॉर्मल जो स्टेट्स है, जो नॉर्मल एरियाज है उनके मुकाबले। तो यहाँ पर जो हमारा जो मेन आधार था कि ट्राइबल पॉपुलेशन उसमें ज़्यादा होनी चाहिए, यानी अप्रोक्सीमेटली 50% ट्राइबल, 50% से अबो जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन होगी उस एरिया को
राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। अब यहाँ पर हमारे सवाल का ये जवाब है कि क्या अनुसूचित क्षेत्र किसी समुदाय, विशेष समुदाय के उत्थान या उसकी प्रगति या उनकी प्रोग्रेस के लिए घोषित किया जाता है? तो डेफिनेटली बिल्कुल यह, क्योंकि जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन चाहता है कि ट्राइबल का जो पिछड़ापन है उसे दूर करने के लिए या उनके हक अधिकार और उनके जो भी उनका कस्टम्स है उसको बचाने के लिए इसका निर्धारण किया जाता है कि वो अपना जो भी तरीके से अपना जीवन जीते आ रहे हैं वो लगातार उसे जीते रहे। तो इस उनकी जो संस्कृति है, बोली भाषा है, उसको सारे को एक संरक्षण करने के लिए इसे घोषित किया गया है और किया जाता आ रहा है। लेकिन 1950 से लगा करके जैसे भारत आज़ाद होता है उस तब से लगा करके जब भी ये अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए, उन अनुसूचित क्षेत्र के जो भी प्रावधान थे, क्या वाकई वो प्रावधान आदिवासियों को प्रॉपर तरीके से मिल पा रहे हैं? उसकी बात करें तो दोस्तों ये निकल के आता है कि बिल्कुल भी नहीं। आज भी आदिवासी 5वीं अनुसूची को देखने के लिए तरस रहा है कि भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची आदिवासियों के लिए किसी धर्म ग्रंथ से कम नहीं है। 5वीं अनुसूची के जो प्रावधान है, यानी कि अनुसूचित जनजाति के हितों और उनके संस्कृति की जो रक्षा के जो भी सारे नियम कानून कायदे हैं वो इसी में निहित है। अगर बात करें जाए दोस्तों कि 1950 से लगा करके संविधान की 5वीं अनुसूची आज भी उसी संविधान की किताब में ही कैद है। न तो शासन ने न प्रशासन ने आज तक सुध नहीं ली और उसे आज तक अमली जामा नहीं पहनाया कि उसे आज तक धरातल पर पहुंचाया जाए। और जनजाति लोगों ने यानी कि आदिवासी लोगों ने आज तक 5वीं अनुसूची के मूल कॉन्सेप्ट का यानी कि 5वीं अनुसूची के हक अधिकारों का स्वाद नहीं चखा। केवल यह है कि हमारे लिए एक कोरा सपना बना करके रखा हुआ है कि इस किताब में आपके लिए जो हक अधिकार है वो पढ़ें, लेकिन कब उसे धरातल पर लागू करेंगे उसका कोई आइडिया नहीं। कई समुदाय ने, देश के तमाम आदिवासियों ने कई सारे ज्ञापन दिए होंगे, कई सारी रैलियां कर चुके हैं, कई सारे ऐसे भाषण करते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाए या 5वीं अनुसूची लागू करो, ये करो वो करो, लेकिन बहुत होने के बाद भी सरकार उसके मूल प्रावधानों यहाँ तक कि 5वीं अनुसूची के कुछ भी प्रावधानों को यानी कि लागू नहीं कर पा रही। अब या तो सरकार की उदासीनता कही जाए या आदिवासियों के प्रति उनकी उदासीनता ही मानी जाए या उनका क्या रवैया है जनजाति लोगों के प्रति, तो ये तो सरकार और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वही जानते हैं। लेकिन उन लोगों ने आज तक न तो संसद में आवाज़ उठाई और न ही किसी ऐसे मौक़ों पर वो आवाज़ उठाते हैं और समाज की सहभागिता करते हैं कि हमको 5वीं अनुसूची के बारे में बात करनी चाहिए, हमें यहाँ पर उसका इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। लेकिन आज तक सरकार की उदासीनता के चलते 1950 से आज तक आदिवासी ने 5वीं अनुसूची का स्वाद नहीं चखा। 5वीं अनुसूची का स्वाद आदिवासी ने नहीं चखा तो आप किस यकीन के साथ कह सकते हो कि आदिवासी के कल्याण और उत्थान के लिए अनुसूचित क्षेत्र को घोषित किया जाता है? और दरअसल बात यह है कि 5वीं अनुसूची की जो अनुसूचित क्षेत्र के जो संबंध में जो भी कानून नियम है वो तो कोई उनका फ़ायदा दूसरे समुदाय द्वारा उठाया जा रहा है। आदिवासी आज भी पिछड़ेपन में कल भी था और शायद ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में भी रहेगा। इतने जागरूक जानकार होने के बाद भी यानी कि आदिवासी समुदाय के भोलेपन का फ़ायदा उठा करके दूसरे लोग यहाँ पर इस मूल अधिकारों का फ़ायदा उठा रहे हैं। फिर भी आदिवासी समुदाय आज भी संविधान पर उतनी ही आस्था रखता है जितनी शुरू से रखता आया है। आदिवासी संविधान को प्रॉपर तरीके से मानता है, उसकी बिल्कुल उसमें आस्था है आदिवासियों की। वो उसी आस में बैठे कि आज नहीं तो कल, लेकिन कभी तो हमें 5वीं अनुसूची का स्वाद जरूर चखने मिले। 1950 से लगा करके अब तक आदिवासी केवल सहन करता है कि आप भी अगले 5 साल या नेक्स्ट सरकार कर देगी, हमारी सरकार आएगी, सरकार वादे करके चले जाते जैसे चुनाव आते हैं, हमारी सरकार आएगी आपको 5वीं अनुसूची कर देंगे, वो कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन सपनों की दुनिया में ही आदिवासी जीता है। शायद अब आदिवासी के सब्र का बांध धीरे धीरे टूटता नजर आ रहा है। अब 5वीं अनुसूची बनाई क्यों थी? तो ये है कि 5वीं अनुसूची
कि जो मूल भावना है वो है कि इन जनजाति लोगों की संस्कृति, कला, भाषा, बोली, उनके रीति रिवाज, उनका पहनावा है, उनका जो कस्टम और जो कल्चर है उसको संरक्षण प्रदान किया जा सके। उनका जो इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस है या आर्थिक पिछड़ापन है या शैक्षिक पिछड़ापन है या जो भी उनका जो एरियाज वाइज जो बैकवर्डनेस है उसे दूर कर इन भारत के तमाम ऐसे वर्ग हैं जिनसे आदिवासी जनजाति पिछड़ता नज़र आ रहा है, तो उनके साथ करने के लिए उनको स्पेशल पैकेज दे करके और उनके स्पेशल संरक्षण करते हुए आदिवासियों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए इनका इस 5वीं अनुसूची के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले रखा गया था। अब यहाँ पर हमारी जो सुरक्षा की बात करें, यानी कि हम आदिवासियों की सुरक्षा की बात करें, हमारी भाषा की सुरक्षा हो सकती है, हमारे कल्चर की सुरक्षा करने की बात, क्योंकि आदिवासी शुरू से या जनजाति जो समुदाय है वो शुरू से अपनी एक अलग का जो कल्चर है उसको लेकर के आ रहा है, उसकी अपनी अलग ही बोली है, अपनी अलग ही भाषा है, उसको संरक्षण करने के लिए वो इन अधिकारों की आवश्यकता पड़ती आ रही थी, लेकिन अभी तक भी उसे प्रॉपर तरीके से ये चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। 5वीं अनुसूची के कॉन्सेप्ट को जब तैयार किया गया था तो इन कई सारे उस टाइम जो लोग थे उन लोगों ने इन आदिवासी जो जंगलों में रहने वाले लोग जिनकी अलग ही बोली, भाषा, संस्कृति थी, उनका गहन अध्ययन किया और उनको लगा कि जो कल्चर है इनकी जो बोली है, इनकी जो भाषा है या जो उनकी जो रीति रिवाज है उसको बचाया जाना चाहिए। तो कैसे बचाए, तो उन्होंने उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस किए कि ये जो उनके पास अगर राइट्स रहेंगे तो वो लोग अपने इन सारे चीज़ों को संरक्षित कर पाएंगे। जिन लोगों ने उनके ऊपर ये जो सर्वे किया था उन लोगों ने तो सोचा होगा कि शायद आदिवासी जो लोग हैं उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है, भाषा है, बोली है और ख़ास और महत्वपूर्ण जो चीज़ है जल, जंगल और ज़मीन, आदिवासी अपने जल, जंगल, ज़मीन के लिए जो शुरू से करता है उसके लिए यह ज़रूरी भी था कि वैसे कानून आए जिसके माध्यम से वो इस तरह से अपने सबकी सुरक्षा, सलाह और इनको जो सुरक्षा कर सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आदिवासियों की भाषा, संस्कृति और जल जंगल पर आधारित जो अर्थव्यवस्था थी उसकी सुरक्षा के लिए यह भी बहुत ज़रूरी था जो 5वीं अनुसूची का जो कंसेप्ट था उसको लागू करने के लिए। इस कानून में केवल यही नहीं कि इनकी जो बोली भाषा या जो भी है उसकी संरक्षण किया जाए, वरन इस कानून के तहत आदिवासियों की जो विशिष्ट सामाजिक और पारंपरिक जो व्यवस्था थी उसकी रक्षा के लिए भी सशक्त जनजातीय प्रशासनिक तंत्र को भी मान्यता दी गई थी। यानी कि जैसे कि उनके जो कस्टम्स थे, उनके जो रिचुअल्स थे, उनको भी उन्होंने इस कानून के में मान्यता दी गई। लेकिन इसे दुर्भाग्य कहे या प्रशासन की लापरवाही या शासन की लापरवाही कहे या हमारे नेताओं की लापरवाही कहे, क्योंकि इतने साल बीतने के बाद भी आदिवासियों के हित में बने इस कानून को आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। 5वीं अनुसूची का जो मूल कॉन्सेप्ट है, हम लोग बात करें तो उनकी जो आदिवासियों का जीवन है, उनकी जीवन शैली है, उनकी जो भाषाई सांस्कृतिक जो विरासत है, उनकी जो मूल गहराइयों में छिपी हुई जो उसमें नहीं थे कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित इसलिए करना पड़ा। लेकिन फिर भी हमारे देश और राज्यों की सरकारें इतनी उदासीन हैं कि आदिवासियों के हित में बने इन कानूनों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही कि आज़ादी के इतने साल बीतने के बाद में भी भारत की जो संवैधानिक जो एरियाज़ हैं या इतने आमूलचूल परिवर्तन होने के बाद भी इस अनुसूचित क्षेत्र को अनदेखा ही किया गया है। यहाँ के जो मूल अधिकार थे उनको आज तक लागू नहीं किया गया। हाँ, ये कह सकते लोकतंत्र का माहौल उड़ा करके रखते हैं कि एक लोकतंत्र में यहाँ के भी प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं, लेकिन वो भी नहीं बोलते हैं, वो भी नहीं कहते कि हमारे इस एरिया में आदिवासियों के हित में जो कानून बना पड़ा है 1950 से लगा करके उसे अब तो धरातल पर लागू करो। लेकिन नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे आदिवासी समुदाय कुएं के पास में रह करके भी प्यासा नजर आ रहा है। यानी कि समझ रहे हो ना
कि हमारे सामने पानी तो है लेकिन पी नहीं सकते। आज उस सामने कुआं है, पानी है, लेकिन पी नहीं सकते क्योंकि वो साधन नहीं है। जब साधन मिल जाएगा तो पानी निकाल ही सकते हैं। तो साधन ये है कि 5वीं अनुसूची जब लागू, उसके जो मूल अधिकार है वो लागू हो जाए धरातल पे, तो निश्चित तौर पर आदिवासी उस पानी का स्वाद भी चख सकता है और अपनी जो प्यास है वो भी बुझा सकता है। क्षेत्र इसलिए घोषित किया गया था कि उस एरिया में जो भी आदिवासी है वो अपनी सांस्कृतिक विरासत, भाषाई या उन अपनी जीवन शैली को उसी तरह से जिए जैसे जीते आ रहे हैं। उनकी उन जिंदगी में दखल अंदाजी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे देश के ऐसे जो लोग कहें या सरकारें कहें या प्रशासन कहे जो कि इसे लागू करवाने में उदासीनता बरत रही है, ठीक वैसे ही इस अनुसूचित क्षेत्र में जो कॉरपोरेट्स है वो आ रहे हैं। हम यहाँ के जो जल जंगल ज़मीन पर वो लोग कब्जा जमा रहे हैं और वो लोग कॉरपोरेट्स है वो यहाँ पर अपना व्यवसाय जमाने के नाम पर ज़मीनें खरीद रहे हैं, यहाँ पर वो सेटल्ड हो रहे हैं। और यहाँ के जो भी प्राकृतिक, यहाँ के जो पर्यावरण है, यहाँ के जो इन्वायरमेंट है, यहाँ की जो जलवायु है, वो सारे उसी पर डिपेंड करते हैं। पर उसके बावजूद यहाँ के इतने प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन किया जाए, जो कि आदिवासी न तो आदिवासियों के हित में सही है, न देश के हित में सही और न ही पर्यावरण के हित में सही है। यानी कि 5वीं अनुसूची का अगर मूल कॉन्सेप्ट, जो मूल अधिकार थे, वो अगर लागू हो जाते तो ये 5वीं अनुसूचित जो एरिया है उनमें ये प्रोहिबिटेड होते कि जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं वो इन एरियाज़ में लग रहे हैं। जल जंगल ज़मीन का जो भी है वो आदिवासी उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। ऐसा देखा जाए तो इन एरियाज़ में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के जो लोकतंत्र है उसका भी एक अलग ही मैटर है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट्स के भी फैसला है कि अनुसूचित क्षेत्र में कोई दूसरा ज़मीनें नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, लेकिन वो ऐसा लगता है वो कागजों तक ही सीमित हो गया है। अब ये देखा जाना चाहिए कि सरकार आखिर और कितने समय तक आदिवासियों के साथ में इस तरह का अन्याय करती जाएगी। यानी काफ़ी समय से आदिवासियों के हित में जो कानून बना है वो अभी तक संविधान की किताब में दबा पड़ा है। आखिर कब तक दबा रहेगा ये भी देखने की बात है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार ये सारे हक अधिकार आदिवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए ज़रूर लागू करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आते रहते हैं। जय जोहार, जय आदिवासी। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद। जय जोहार।